नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत की ज्यादातर बिजली अभी भी कहां से आती है? जवाब है कोयला। भारत का आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा लंबे समय से इसी कोयले पर टिकी हुई है। लेकिन यही कोयला अब हमारी सबसे बड़ी समस्या भी बनता जा रहा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत की कोयला पहेली क्या है, 2031-32 तक भारत अपने उत्सर्जन को 30% तक कैसे घटा सकता है, और चीन व दुनिया में क्या हो रहा है जिससे भारत की राह और भी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत में कुल ऊर्जा उत्सर्जन का लगभग 70% हिस्सा कोयले आधारित बिजली उत्पादन से आता है। देश की कुल बिजली की मांग का करीब तीन चौथाई हिस्सा कोयले से चलने वाले पावर प्लांट पूरा करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर भारत कोयले पर इतना निर्भर है, तो फिर क्लीन ऊर्जा की तरफ कैसे बढ़ा जाएगा? क्या हम सच में उच्च उत्सर्जन वाले भविष्य में तो नहीं फंस गए हैं? सच तो यह है कि भारत के पास अभी भी एक बड़ा अवसर है। रिसर्च बताती है कि हम मौजूदा सिस्टम को बदलकर और तकनीक को बेहतर बनाकर 30% से भी ज्यादा उत्सर्जन घटा सकते हैं। अब ये अवसर कैसे मिलेगा? सबसे पहला कदम है पुराने पावर प्लांट्स को अपग्रेड करना। भारत में अभी भी करीब 66% कोयला संयंत्र सब क्रिटिकल तकनीक पर चलते हैं। सब क्रिटिकल मतलब कि ये प्लांट कम कुशल हैं और ज्यादा कोयला जलाते हैं। अगर इन्हें सुपर क्रिटिकल या अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक में बदला जाए तो कम कोयले में ज्यादा बिजली बनाई जा सकती है। इससे सिर्फ बिजली की लागत ही नहीं घटेगी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी 2 से 3% की कमी आएगी। अब ये आंकड़ा देखने में छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये लाखों टन उत्सर्जन घटाने के बराबर हो सकता है। सिर्फ तकनीक बदलने से ही नहीं, भारत के पास बायोमास को फायरिंग का भी एक विकल्प है। बायोमास को फायरिंग क्या है? बायोमास को फायरिंग का मतलब है कोयले के साथ साथ कृषि अवशेष या बायोमास को जलाना। कृषि अवशेष यानी एग्रीकल्चर रेजिड्यू और बायोमास को जलाना। सरकार इसे 2025-26 तक 7% अनिवार्य बनाने पर भी विचार कर रही है। एनटीपीसी के टांडा प्लांट में तो 20% बायोमास को फायरिंग का सफल परीक्षण भी हो चुका है। अगर ये कदम सही तरीके से लागू किए गए तो भारत का कार्बन उत्सर्जन 1076 मिलियन टन, जो कि 2022 में था, इससे घटकर 900 मिलियन टन 2031-32 तक आ सकता है। और अगर कदम ना उठाए गए तो यही उत्सर्जन बढ़कर के 1100 मिलियन टन से भी ऊपर जा सकता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा बनाम क्लीन एनर्जी। अब सवाल यह है कि जब भारत को कोयले पर इतना खर्च उठाना पड़ता है, तो हम क्लीन एनर्जी क्यों नहीं अपना लेते? तो इसका सीधा सा जवाब है ऊर्जा सुरक्षा। भारत की 70% से ज्यादा बिजली कोयले से आती है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान, रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान 2024 में सिर्फ 12% था। हालांकि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है और मार्च 2025 तक हम 220 गीगावाट हासिल भी कर चुके हैं। लेकिन अभी भी सफर बहुत ज्यादा लंबा है। यानी भारत एक तरफ से दोहरी रणनीति अपना रहा है। एक तरफ हम नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और दूसरी ओर अगले 7 सालों में 90 गीगावाट नई कोयला क्षमता जोड़ने की भी योजना बना रहे हैं, जो पिछली योजनाओं से करीब करीब 60% ज्यादा है। 2025 की पहली छमाही में ही भारत ने 5.1 गीगावाट नए कोयला प्लांट चालू कर दिए, जबकि इसी दौरान सिर्फ 0.8 गीगावाट पुराने प्लांट बंद हुए हैं। तकनीकी सुधार के साथ साथ नीतिगत सुधार भी बेहद जरूरी है। आज की व्यवस्था में मेरिट ऑर्डर डिस्पैच प्रणाली है, यानी सबसे सस्ती बिजली पहले खरीदी जाती है। अब समस्या यह है कि पुराने ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र अक्सर पहले चलते हैं, क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी कम होती है। लेकिन असल तस्वीर ये नहीं है। इन संयंत्रों की पर्यावरणीय लागत इसमें शामिल नहीं होती है। अगर ग्रिड ऑपरेटर कीमत के साथ साथ उत्सर्जन और प्रदूषण की लागत भी जोड़े, तो नवीकरणीय और कुशल प्लांट्स को बढ़त जरूर मिलेगी। इसके अलावा कोल से जो पैसा जमा हो रहा है, अनुमान यह है कि 2026 तक ये 3.33 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगा। इसे हम प्लांट को आधुनिक बनाने, प्रदूषण घटाने और पुराने प्लांट्स के रिटायरमेंट पर खर्च कर सकते हैं। अब भारत की स्थिति को चीन और दुनिया से समझते हैं। चीन ने 2025 के पहले 6 महीनों में ही 21 गीगावाट नए कोयला क्षमता जोड़ दी है। ये लगभग एक दशक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। ये प्लांट मुख्यतः स्टैंड बाय क्षमता के लिए लगाए गए हैं, ताकि पीक डिमांड के समय काम करें। फिर भी चीन ने साथ ही सोलर, विंड, हाइड्रो जैसे रिन्यूएबल्स में इतना निवेश किया हुआ है कि 2025 की शुरुआत में उसका कार्बन उत्सर्जन लगभग 1% घटा है। भारत और चीन दोनों डबल पॉलिसी पर चल रहे हैं। एक तरफ नवीकरणीय क्षमता बढ़ाना, दूसरी तरफ कोयले प्लांट्स भी लगाना। फर्क बस यह है कि चीन की रिन्यूएबल ग्रोथ काफी तेज है, जबकि भारत अभी भी 70% से ज्यादा कोयले पर अटका हुआ है। दूसरी ओर यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्र कोयले से बाहर निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरलैंड ने जून 2025 में अपना आखिरी कोयला संयंत्र बंद कर दिया है। यूरोपियन यूनियन के कई देश 2029 से 33 तक
कोयला पूरी तरह से छोड़ देंगे। लैटिन अमेरिका में भी नए कोयला प्रोजेक्ट लगभग ना के बराबर हैं, बंद हो चुके हैं। यानी जब दुनिया के कई हिस्से कोयले से दूर जा रहे हैं, तब एशिया में भारत और चीन कोयले का विस्तार कर रहे हैं, और ये अंतर वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को थोड़ा जटिल बना देता है। पेरिस समझौते का लक्ष्य है धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना, लेकिन भारत और चीन जैसे देशों का कोयला विस्तार इस दिशा को थोड़ा और मुश्किल की तरफ ले जा रहा है। फिर भी भारत के पास अभी भी मौका है। अगर हम पुराने प्लांट्स को आधुनिक बनाएं, बायोमास को फायरिंग बढ़ाएं, मेरिट ऑर्डर डिस्पैच में पर्यावरणीय लागत जोड़ें और कोल सेस का सही इस्तेमाल करें, तो 2031-32 तक भारत 30% से ज्यादा उत्सर्जन घटा सकता है और क्लीन ऊर्जा की ओर बढ़ सकता है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि भारत कोयले से बाहर निकलेगा या नहीं, सवाल ये है कि हम कितनी जल्दी ये कदम उठाते हैं। भारत के पास तकनीक भी है, नवीकरणीय क्षमता भी है, नीतियों को बदलने का अवसर भी है। अगर ये मौके सही से अपनाए जाएं, तो भारत दुनिया को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में लीड कर सकता है। आपको क्या लगता है, भारत कोयले पर अटका रहेगा या आने वाले दशक में ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।